Yes. So this chapter is about transfer of cases and specifically transfer of trials and inquiries. ठीक है. So हमें ध्यान रखना है कि we are not talking about transfer of investigations. ठीक है. We are talking about transfer of trials. When you are in a trial, ट्रायल का मतलब चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं. प्री ट्रायल स्टेज, प्री चार्जेस जो होता है वहां तक ट्रायल नहीं शुरू होता. इट स्टार्ट्स आफ्टर द चार्जेस आर फ्रेम्ड. दैट इज अ कॉमन नॉलेज दैट वी ऑल हैव. तो हम उन केसेस की बात कर रहे हैं जो प्रोसीड कर चुके हैं, जो अब चार्जेस बन चुके हैं एंड ट्रायल होना शुरू हो गया है. ठीक है. नाउ दीज ट्रांसफर्स, हाउ आर दे डन, हु डज इट, दैट वी नो. All the courts have different sets of power. They all have their ambits. So for example, Supreme Court can transfer anything from anywhere to anybody, right? वो grandfather level पे है, head of the family है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं. Then we have High Court. High Court can transfer within the state. And then we have the Sessions. Sessions can transfer within the division, the Sessions division, जहां का भी वो division होगा. फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर देहरादून में हूं तो देहरादून की सेशन कोर्ट का जो डिवीजन है, इट इंक्लूड्स ऋषिकेश की कोर्ट ऑल्सो. तो ऋषिकेश की कोर्ट, मसूरी की कोर्ट, इसमें देहरादून का सेशन जज कैन डू द ट्रांसफरिंग. हरिद्वार नहीं भेज सकता. हरिद्वार एंड रुड़की इज अ सेपरेट डिवीजन. तो हर स्टेट में अपने अपने अलग से डिवीजन बने होते हैं. जैसे हमारा दिल्ली है, वहां पे 11 अलग डिविजन्स हैं. तो उन डिविजन्स में जो भी प्रिंसिपल सेशंस जज बैठा होगा, प्रिंसिपल सेशंस जज का मतलब द सीनियर मोस्ट जो भी सेशंस जज बैठा होगा, वो प्रिंसिपल सेशंस जज माना जाता है उस डिवीजन का. तो वहां पे 11 सेशन डिवीजन है. तो उन 11 सेशन डिविजन के अंदर अपनी अपनी डिवीजन में सेशन जज के पास पावर है. वो केस मूव भी कर सकता है, विड्रॉ भी कर सकता है, और नीचे वालों को भी दे सकता है, ऊपर भी बुला सकता है, सारी चीजें कर सकता है. देन वी हैव द सीजेएम. सीजेएम ऑब्वियसली वो मैजिस्ट्रेट्स के साथ खेल सकता है. मैजिस्ट्रेट को दे दिया, मैजिस्ट्रेट से ले लिया, ये सारी चीजें कर सकता है, राइट right? उसके बाद वी हैव द केसेस ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स. तो डीएम एसडीएम जो होते हैं वो भी कुछ तरह के केसेस वगैरह ट्राई करते हैं. तो दे ऑल्सो हैव द पावर दैट दे कैन मेक ओवर द केसेस एंड टेक दोज केसेस बैक. ठीक है. अब ये किस तरह की सिचुएशंस में ये ट्रांसफर होते हैं? ट्रांसफर तब होंगे कि हमें इम्पार्शियलिटी लग रही है, बायस लग रहा है, दैट आई विल नॉट गेट जस्टिस, एटसेट्रा एटसेट्रा. या कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया तो हमें ऊपर वाली कोर्ट्स में भेजना पड़ा, ये भी एक रीजन हो सकता है. पार्टीज की कन्वीनियंस भी एक रीजन हो सकता है कि जी आपने एकदम दूर दराज कहीं इलाके में बुला लिया, यहां तक विटनेसेस आ ही नहीं सकते, सो वी कैन चूज अ बीच का प्लेस. ओके. सो ये सारे रीजंस हो सकते हैं हमारे ट्रांसफरिंग के लिए भी. अच्छा, दिस हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द ट्रांसफर ऑफ ट्रायल्स एंड इंक्वायरीज. इन्वेस्टिगेशंस का मैंने आपको बताया, देयर आर सेपरेट सेक्शंस. वो सेपरेट सेक्शंस क्या होंगे? अगर हमें, इफ आई फील कि मेरे यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हो रही है, तो मैं 154(3) में जा सकता हूँ. पुरानी बुक में सीआरपीसी में 154(3) में हम जा सकते हैं, एसपी के पास जा सकते हैं. 156(3) में मैजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं कि सर ये पुलिस ऑफिसर नहीं, दूसरे पुलिस ऑफिसर को दे दो, या इस पुलिस स्टेशन को नहीं, दूसरे पुलिस स्टेशन को दे दो, राइट. वी कैन ऑल्सो गो अंडर 173(8), जहां पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन का प्रावधान है. तो हम कोर्ट के पास एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि सर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से यहाँ पे नहीं हो पाई है, आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर करिए, और वो ऑर्डर किसी और पुलिस स्टेशन को या पुलिस ऑफिसर को करिए, या बड़े जो पुलिस अधिकारी होते हैं उनको आप एप्लीकेशन लगा सकते हो, वो भी ट्रांसफर कर सकते हैं. एंड ये सारी चीजें अगर काम ना करें तो हमारे पास रिट जुरिस्डिक्शन वगैरह तो है ही, देन वी कैन गो देयर. ठीक है. वो इन्वेस्टिगेशन के लिए होता है. यहाँ पे हम ट्रांसफर्स की बात कर रहे हैं. अब जो ट्रांसफर के केसेस हमें, सेक्शंस हमें सीआरपीसी में दिए गए थे, वो थे 406 से 412. जो डीएनएसएस में दिए गए हैं वो दिए गए हैं फ्रॉम 446 टू 452. वही 6 सेक्शन पहले थे, 6 सेक्शन आज भी हैं, चेंज कुछ नहीं हुआ है, ऑर्डर भी सेम है. बस
जिस तरह के ये वेक्सेशियस क्लेम्स के ऊपर सम लगा सकते थे, पहले सिर्फ 1,000 रुपए 250 रुपए का प्रावधान था, आज की डेट में वो अमाउंट हटा दिए गए हैं। नाउ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ऑब्वियसली 1,000 रुपए में क्या होता है, तो वो अब कुछ भी सम लगा सकते हैं। ऑब्वियसली इट शुड नॉट बी एक्सेसिव एंड इट शुड बी रीजनेबल। ठीक है, सो ये सेक्शन हम कवर करने वाले हैं। अलॉन्ग विद दीज देर आर अदर सेक्शंस ऑल्सो, जहां पे एक केस दूसरी कोर्ट के पास भेजा जा सकता है अलग अलग रीजंस की वजह से, जो हम पीछे पढ़ के भी आए हैं, आप लोगों को ध्यान भी होगा। जैसे जैसे हमने देखा सेक्शन 185, जब हम जुरिस्डिक्शन का चैप्टर पढ़ते हैं 177 से लेके 189 तक, तो उसमें जुरिस्डिक्शन की बात हुई है, कौन सी कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन बननी चाहिए। वहां पे एक सेक्शन आता है 185। 185 बात करता है कि अगर कंफ्यूजन हो जाए कि कौन सी कोर्ट के पास ये मुकदमा जाना चाहिए, तो फिर हम उनकी सुपीरियर कोर्ट के पास जाते हैं एंड वी कैन टेक डिसीजन फ्रॉम देयर। दो अलग अलग हाई कोर्ट्स की अगर हो रही हो, तो कौन डिसाइड करेगा, जिसके पास पहले गया था मुकदमा वो हाई कोर्ट डिसाइड करेगी। वो 185 में लिखा है। इसी तरीके से हम देखते हैं 191, 192, 193, 194। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जब चालान के केसेस आते हैं, तो सारे चालान पे आप देखोगे सीजेएम लिखा होता है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट देहरादून, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऋषिकेश, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो एरिया। हर चालान पे वही लिखा होता है। तो सीजेएम क्या करता है, वो जितने भी केसेस आते हैं वो सीजेएम के पास आते हैं, एंड देन सीजेएम उनका वितरण कर देता है। ही पुट्स अप अ रोस्टर, इन दैट रोस्टर ही टेल्स कि ये केस आप लोगे, ये केस आप लोगे, ये केस आप लोगे। तो ही मेक्स ओवर द केसेस टू अदर मैजिस्ट्रेट्स, तो वहां पे भी मेकिंग ओवर हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हम 209 हमें पता है कमिटल होता है, एक एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट के पास चले जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि मैजिस्ट्रेट को लगता है ये ट्राइबल एक्सक्लूसिवली बाय सेशंस है, हमारी हैसियत से बाहर है, तो ये अब बड़ी कोर्ट को ट्राई करना चाहिए, तो 209 में वो हो जाता है। इसी तरीके से हम देखते हैं सेक्शन 322, 323, 325, राइट, 322, 323, 325। बहुत बड़े अगर सेक्शंस हैं, लगता है मुझे ज्यादा सजा देनी चाहिए, इतनी सजा मेरे को एज अ मैजिस्ट्रेट मेरे को पावर नहीं दी गई है, तो ये केस सेशंस के पास जाना चाहिए। इस लिहाज से भी मैजिस्ट्रेट कैन ट्रांसफर केस। ये हमने 322, 323, 325 में देखा था। ठीक है, ध्यान आ रहा है ना सबको? ऐसा भूला भटका तो नहीं लग रहा, बिकॉज वी हैव हैड अ गैप इन बिटवीन। ठीक है, इसी तरीके से आप देख सकते हो कि जो हमारा वी हैव दिस चैप्टर पर्जरी वाला, 345 से जो शुरू होता है, वहां पे आप देखोगे कि ये प्रावधान बनाया है 352 में कि जिस कोर्ट के अंदर अगर मैं जज हूं और मेरी कोर्ट के अंदर किसी ने पर्जरी का मैटर कर दिया है, तो मैं उसको ट्राई नहीं कर सकता। जो भी ऑपोजिट पार्टी है वो आएगी मेरे पास, और मेरे पास एप्लीकेशन या कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगाएगी और बोलेगी सर, इस केस में ये दिखाई देता है कि इसने फॉल्स एविडेंस यूज किया आपकी कोर्ट में, आप इसको ट्राई करो। एज अ मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 352 आई विल से दैट आई कैन नॉट ट्राई अ केस जो मेरी ही कोर्ट के अगेंस्ट हुआ है। नो बडी कैन बी अ जज इन हिज ओन केस, नॉट इवन द जज हिमसेल्फ। तो 352 कहता है कि अगर ऐसा कोई मामला हो जाता है, तो उस जज को दूसरे किसी जज को देना पड़ेगा, ताकि एक इम्पार्शियल इंक्वायरी हो सके उसके अंदर। और इसी के साथ का एक आपको 479 सीआरपीसी भी पता है। 479 कहता है कि अगर किसी भी तरह का पर्सनल इंटरेस्ट है, जब हम बोलते हैं ना कि दिस जज हैज रेक्यूज्ड आउट ऑफ सो एंड सो केस, कि जी मेरा तो जानने वाला है, मैं रिक्यूज करता हूं, आई डोंट, आई हैव पर्सनल इंटरेस्ट। जैसे अभी पीछे आई थिंक इट वाज चीफ जस्टिस बोबड़े who had recused because he had bought shares of that company। जिस कंपनी का डिस्प्यूट उनके सामने आया, he had investments in that company, so he said I should not be taking up this case because I have my personal interest in the company। तो उस केस में भी वो फिर दूसरी कोर्ट को दे देते हैं।
कि सर आप करिए इसे, आई विल रिक्यूज फ्रॉम इट। और एडवोकेट कोटा से अगर जज बनते हैं तो वो भी फिर अगर पहले केस डील किए गए 479 सी, तो वो कहते हैं कि हम इसको हाँ, वो रिक्यूज कर जाएंगे। करेक्ट, अगर एडवोकेट कोटा से गए हैं, उनके उनके लड़े हुए केस भी हो सकते हैं, उनके जूनियर के केस भी हो सकते हैं, उनके जानने वालों के केस भी हो सकते हैं, तो वो उन चीजों से रिक्यूज कर जाते हैं। तो दिल हैव टू ट्रांसफर द बेसिक थिंग दैट वी आर द फाउंडेशनल थिंग दैट वी आर रीडिंग राइट नाउ इज ट्रांसफर। सो दिल हैव टू ट्रांसफर दैट केस टू अनदर कोर्ट। ठीक है। अच्छा, ये तो सीआरपीसी के अंदर है। सिविल में भी प्रोविजंस हैं ट्रांसफर के। आपको दिखाई देगा 22, 23, 24, 25 सेम चीजें हैं उसके अंदर भी। 22 में जनरल रूल बताया है, 23 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में बताया है, 24 में हाई कोर्ट के बारे में बताया है, 25 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया है, एंड कब कब वो ट्रांसफर कर सकते हैं, कैसे कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, ऑलमोस्ट द सेम प्रोसीजर सिविल में भी ट्रांसफर होते हैं। इसी तरीके से आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कहाँ पे प्रोविजन मिलेगा? you'll see हाई कोर्ट का प्रोविजन अंडर ऑब्वियसली 226 एंड 142 तो है ही, जो एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कैन डू एनीथिंग, बट देयर इज 228 स्पेसिफिकली ऑल्सो विच एम्पावर्स अ हाई कोर्ट कि वो कोई भी मैटर अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट से उठा सकती हैं एज अ मैटर ऑफ सुपरिंटेंडेंस। कि अगर वहां पे तरीके से नहीं चल रहा है, अगर वहां पे कोई ऐसा ऐसा मैटर है जिसमें दे विल हैव टू intervene and their indulgence is warranted, तो दे कैन पिक अप दैट मैटर एंड ट्राई फॉर देमसेल्व्स। या कोई बहुत हाई प्रोफाइल सीन हो जाते हैं तो सुओ मोटो भी लिया जा सकता है। जैसे अभी हमने पीछे सुओ मोटो का कौन सा केस देखा था, सुप्रीम कोर्ट हैड टेकन सुओ मोटो कॉग्निजेंस, आई एम फॉरगेटिंग दैट नेम। इलाहाबाद हाई कोर्ट का तो परसों ही लिया है उन्होंने। नहीं, वो तो केस शुरू ही नहीं हुआ था ना सर, वो तो हाँ, अभी मैटर कोई शुरू ही नहीं हुआ था, एक ट्रायल यहाँ पे बात हो रही है। जब केस चालू हो जाता है उसको विड्रॉ करना। नहीं उन्होंने मतलब सेक्शंस तो कर्टेल कर दिए थे ना इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। इसको तो हम ओरिजिनल कॉग्निजेंस बोल सकते हैं कि किस हाँ ये ओरिजिनल कॉग्निजेंस के तहत उन्होंने सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले ली, दैट दिस इज कॉग्निजेंस, बट देयर इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज ट्रांसफर। तो सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर भी ले सकता है, विड्रॉल भी कर सकता है, कि हाई कोर्ट नहीं मैं करूंगा इसे। कि जैसे अयोध्या टाइप का कोई मैटर हो गया तो दे कैन राइट कैलकाटा डॉक्टर केस, द केजी कौन सा था वो, जीके कार केस, क्या नाम है उसका, आरजी कार, कैलकाटा वाला। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट कैन विड्रॉ अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आल्सो। ठीक है। तो बहुत सारे अनेकों अनेकों हमारे पास प्रोविजंस है। 482 भी यूज होता है कई बार ट्रांसफर वगैरह के लिए, 482 भी यूज किया जाता है। उसमें आपको ये प्रोसीजरल प्रॉब्लम से भी आपको इजाद मिल जाता है कि भाई ये एफिडेविट लगाना एंड ये सारी चीजें करना। 482 में एफिडेविट की जरूरत तो होती नहीं, मोशन मूव करने की जरूरत तो होती नहीं, डायरेक्ट आप 482 लगा सकते हो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। मगर अगर आप नॉर्मल प्रोविजंस में जाओगे 406 टू 412, वहां पे वो मांगेगा कि जी मूव इट थ्रू अ मोशन, मूव इट विद एन एफिडेविट इफ यू आर अ प्राइवेट पार्टी। ये सारी चीजें वहां पे मांगेगा। 482 में ऐसा कुछ नहीं, 482 में एंड्स ऑफ जस्टिस खत्म। तो वहां पे भी ट्रांसफर होते हैं केसेस। ठीक है। सो वी बेसिकली अंडरस्टैंड दैट ट्रांसफर के ऊपर बहुत सारा लेजिस्लेशन है। अब देखते हैं 406 से 412 के बीच में हमें क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं एंड कैसे ये मूव करता है। आ जाओ 406 पे। नाउ द काइंड ऑफ स्कीम दैट सीआरपीसी ऑफर्स इज दैट 406 सुप्रीम कोर्ट, 407 हाई कोर्ट, 408 और 409 सेशंस। एक में ट्रांसफर की बात करिए, एक में विड्रॉल की बात करिए। सेशंस कैन ट्रांसफर, सेशन कैन विड्रॉ। 410 में सीजेएम, 411 में एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स। उनका ट्रांसफर एंड विड्रॉल एक ही सेक्शन में दे दिया है, सीजीएम का भी और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स का भी। और फिर लास्ट सेक्शन 412 है विच इज 452 इन बीएनएसएस, जहां पे दे आर आस्किंग द लोअर द ट्रायल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, द सेशंस एंड द मैजिस्ट्रेट्स टू रिकॉर्ड रीजंस व्हेनेवर दे आर ट्रांसफरिंग द केसेस हियर एंड देयर। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम के ऊपर ऊपर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। अगर सेशंस
and judicial magistrates will transfer a case without recording their reasons, तो उसको illegality माना जा सकता है, irregularity माना जा सकता है, जिसकी वजह से it might also be fatal. The order may be remanded back. But High Court and Supreme Court के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, उनको इन चीजों पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, अब पढ़ना शुरू करते हैं. Let's come to 406, which says power of Supreme Court to transfer cases and appeals. Whenever it is made to appear to the Supreme Court, first of all, first thing to note is that Supreme Court को यहां पे कोई सुओ मोटो पावर नहीं दी जा रही है. जहां तक 406 की बात है, the Supreme Court is not empowered to suo moto take up or withdraw a matter. It can do it under the constitutional provisions, no problem. But यहां पे they don't have suo moto powers. ठीक है? Whenever it is made to appear to the Supreme Court that an order under this section is expedient for the ends of justice. What is the basis of 406 being moved? Ends of justice. आप देखोगे हाई कोर्ट एंड सेशंस, सॉरी, हाई कोर्ट के केस में आप देखोगे बायस, द कन्वीनियंस ऑफ पार्टीज, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीजों की बात करी गई है. थोड़ा स्पेसिफाई किया गया है, थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया गया है. बट सुप्रीम कोर्ट के केस में इट्स एंड ऑफ जस्टिस, दैट्स इट. द वाइडेस्ट पॉसिबल टर्म, जिस तरीके से 482 में बात करी गई है, 482 में, जिस तरह से 142 कॉन्स्टिट्यूशन में बात करी गई है, उसी तरीके से यहां बात करी गई है. दैट एंड्स ऑफ जस्टिस. सर जस्टिस नहीं हो पाएगा अगर ट्रांसफर नहीं हुआ, राइट? It may direct, it is discretion of the Supreme Court that any particular case or appeal be transferred from one high court to another high court because it has national jurisdiction. तो अगर ऐसा केस होता है जो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट, माने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना हो, तब you can go to Supreme Court. It could be one bench of high court to another bench of high court also. That also Supreme Court will do. None of those benches can decide which bench will take over. Right? Because again, nobody can be a judge in his own cause. Nemo judex in sua causa. That's how we say it in Latin. Also remember, जब हम स्पेशल कोर्ट्स की बात करते हैं ना, स्पेशल सीबीआई कोर्ट, स्पेशल एसआईटी कोर्ट्स, तो ये जितनी भी स्पेशल कोर्ट्स होती हैं, they are also not considered to be subordinates of the high court. ये मान के मत चलना कि वो सेशन के लेवल की मानी जाएंगी. अगर एक्सप्रेसली कहीं पे लिख दिया गया है कि एक सेशंस कोर्ट यहां पे एक स्पेशल पॉक्सो कोर्ट बनाई जा सकती है, तब उनको हम सबॉर्डिनेट मान सकते हैं. पॉक्सो में लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कि एक सेशंस कोर्ट को पॉक्सो की कोर्ट बनाया जा सकता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट विद द एडवाइस एंड ऑल दैट ऑफ द चीफ जस्टिस. मगर otherwise, if it is not expressed, then special court will not be taken to be a subordinate to the high court. तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ेगा अगर आपको चूज करवाना है कि सर ये स्पेशल कोर्ट चलाएं या हाई कोर्ट चलाएं, अगर आपको जुरिस्डिक्शन चेंज करवानी है और ट्रांसफर करवाना है. ठीक है? सो one high court to another high court, or from a criminal court subordinate to one high court to another criminal court of equal or superior jurisdiction subordinate to another high court. मुझे इस हाई कोर्ट के सीजेएम से उठाना है और उस हाई कोर्ट के सेशंस कोर्ट के पास भेजना है, या इस कोर्ट के सेशन से उठाना है उस कोर्ट के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास भेजना है. सुप्रीम कोर्ट कैन डू एनी ऑफ दोस थिंग्स, राइट? Second point, the Supreme Court may act under this section only on the application of Attorney General of India or party interested. Only on the application, not suo moto. यहाँ suo moto काम नहीं चलेगा. And every such application shall be made by motion. You will have to move a motion. So, जो इस तरह की जो भी आप लोग हाई कोर्ट में जितने भी प्रैक्टिस करते हो, आप देखते हो कि कई जगहों पे ये रिक्वायरमेंट होती है. अलग अलग हाई कोर्ट्स में अलग अलग रूल्स बना दिए जाते हैं
हाई कोर्ट्स के पास अपने अपने रूल्स बनाने की पावर है, राइट? हम लोग को सबको पता है सीआरपीसी में 484, सेक्शन 484, एंड सीपीसी में सेक्शन 122 एंड 125. हाई कोर्ट्स कैन मेक रूल्स फॉर देयर स्टेट फॉर द कोर्ट्स टू ऑब्जर्व. सो हाई कोर्ट्स अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए रूल बना देते हैं कि जी इसके लिए पहले आपको मोशन मूव करना पड़ेगा. सो मोशन मूव करने का मतलब क्या होता है हाई कोर्ट के अंदर? जैसे अभी अपन लोग ये लगाने गए थे. वी मूव्ड अ बेल एप्लीकेशन. आई थिंक इट वाज सेकंड बेल और थर्ड बेल. जब सबसीक्वेंट बेल एप्लीकेशन लगती है तो देयर इज अ रिक्वायरमेंट इन एमपी हाई कोर्ट दैट यू मूव अ मोशन फर्स्ट. तो वो निर्धारित कर सकते हैं कि किन किन चीजों में पहले आपको मोशन मूव करना पड़ेगा. सो मोशन का मतलब क्या होता है कि पहले आपकी डायरेक्ट हियरिंग वेयरिंग नहीं आएगी. इट इज नॉट अ राइट फॉर यू. पहले मोशन इज लाइक अ रिक्वेस्ट कि सर कैन आई आस्क योर रिक्वेस्ट कि आप मेरे से ये एप्लीकेशन सुनो, कैन आई पुट दिस ऑन रिकॉर्ड. वो साथ ही साथ डिसमिस हो सकती है कि जी आपका मोशन माना नहीं गया. यू कैन नॉट अपीयर, यू कैन नॉट हैव योर एप्लीकेशन हर्ड ओनली. तो मोशन इज लाइक अ प्रीएम्प्टिव स्टेप कि यार ये जितने भी छोटे मोटे फालतू के काम होते हैं ये सीधे सीधे एंटर कर जाएं फाइलिंग से. वील नॉट लेट दैट हैपन. फर्स्ट मूव अ मोशन. उसको समरी भी उड़ा सकता है हाईकोर्ट. तो हेयर ऑल्सो दे नीड फर्स्ट you to move a motion, and then we'll see if we want to hear about the transfer or not. हम डायरेक्टली मेरिट्स वेरिट्स पे या डायरेक्ट आपको प्रॉपर हियरिंग नहीं देंगे. हियरिंग से पहले हम डिसाइड करेंगे कि आपको सुनना भी है या नहीं. जैसे रिव्यू होता है. अगर आपको रिव्यू पिटिशन लगानी है हाई सुप्रीम कोर्ट में, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ हियरिंग. वो अंदरों अंदरों अपना चेक करेंगे कि इस रिव्यू में कोई जान है या नहीं, एंड दे विल से कि भाई रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड. दे कैन डू इट. ठीक है, जैसे हमने रूपा हुर्रा का केस देखा है या फिर हमने सिद्धू पाजी का केस देखा है. इनमें सब में रिव्यू वगैरह हुआ है. ठीक है. सो वी हैव टू मूव इट थ्रू अ मोशन विच शैल एक्सेप्ट वेयर द एप्लीकेंट इज एडवोकेट जनरल और एडवोकेट अटॉर्नी बी सपोर्टेड बाय एफिडेविट और एफर्मेशन. अगर आप एडवोकेट जनरल या एडवोकेट अटॉर्नी नहीं हो, क्योंकि वो अधिकारी पद हैं, तो उनको एफिडेविट नहीं लगाने होते. हम मान के चलते हैं कि वो काम अपना ठीक से ही कर रहे होंगे, सच्चाई से ही बात कर रहे होंगे. मगर आप अगर प्राइवेट पार्टी हो तो आपको एक एफिडेविट लगाना पड़ेगा कि सर एक्चुअली देयर इज अ चांस ऑफ जस्टिस नॉट बीइंग मेट, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो आपको वो एफर्मेशन लगानी पड़ेगी. जैसे कल मैम ने बताया अलग अलग जगहों पे अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है. कमर्शियल सूट्स में आपको स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ देना पड़ेगा. उसके अलग से क्लॉजेज हैं, क्या क्या क्लॉजेज उसमें डाले जाने चाहिए. तो स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ डालना जरूरी है. उसी तरीके से यहां पे भी आपके लिए एक एफर्मेशन करना जरूरी है, सपोर्ट करना जरूरी है कि सर एक्चुअली देयर इज गोइंग टू बी सम इनजस्टिस इफ यू डोंट ट्रांसफर दिस केस. और उसमें अगर कोर्ट को जान लगेगी तो वो आपका ट्रांसफर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे. ना जान कब लगेगी, व्हाट इज द पैरामीटर्स? सो द पैरामीटर्स आर, इट हैज टू बी अ रीजनेबल एप्रीहेंशन. वो केवल एप्रीहेंशन भी नहीं होनी चाहिए, and we also don't want you to prove it like beyond reasonable doubt, the requirement that there is in criminal statutes normally. हमें दोनों के बीच में चाहिए रीजनेबल एप्रीहेंशन. हम सिर्फ ये भी नहीं कह सकते कि सर जो मेरी ऑपोजिट पार्टी है, ही इज एन आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, ही इज अ जज हिमसेल्फ और समथिंग लाइक दैट, और दैट ही इज इन्फ्लुएंशियल. सिर्फ इतना कह देने से भी रीजनेबल एप्रीहेंशन नहीं होने वाली. एंड वी ऑल्सो डोंट वांट कि भाई किसी ना किसी की बलि चढ़ जाए तभी हम मानेंगे कि देयर इज सम एप्रीहेंशन ऑफ इनजस्टिस और बायस्ड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन और समथिंग लाइक दैट. वी वांट रीजनेबल एप्रीहेंशन. कुछ ऐसा दिखना चाहिए कि हाँ कुछ गड़बड़ हो रही है. फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू अ केस जहां पे हमारे यहाँ पे क्या हुआ कि देयर वाज अबेटमेंट टू सुसाइड का केस, जहां पे लड़के ने सुसाइड कर लिया था लड़की के दबाव में आके, एंड दे वांटेड लड़का टू ब्रिंग सम प्रॉपर्टी टू देम. नाउ दिस लेडी वाज
मैंने शायद आपको ये पहले भी बताया, शी वॉज द डॉटर ऑफ अ मैन हु वॉज राइट हैंड ऑफ अ पॉलिटिकल लीडर हेयर इन उत्तराखंड। तो पुलिस उनके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन चालू नहीं कर रही, कोई एफआईआर नहीं कर रही, उल्टा जो लड़का है उसके ऊपर कर दी एक, जो लड़का मर गया उसके घर वालों पे एक एफआईआर कर दी, एंड अलोंग विद दैट उसके वकील के खिलाफ भी मुकदमे, फॉल्स एलिगेशंस लगा दिए और उसके खिलाफ भी मुकदमे कर दिए। सो इफ समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग, विच ऑन द फेस ऑफ इट शोज कि यार ये पुलिस वाले हमारी तो नहीं मानने वाले, देन यू कैन हैव दैट element of reasonable apprehension portrayed, and on the basis of that you can get a transfer of the case. Another example, जैसे हमारे यहाँ एक मैटर में क्या हुआ, दिस कंप्लेनेंट केम टू अस कि जी मेरे यहाँ पे मेरे घर में घुस के मुझे मारा लोगों ने वगैरह वगैरह, एंड ही हैड सीसीटीवी फुटेज एंड एवरीथिंग। पुलिस केम, and because the other party was connected and he was very pally with the parshad pati of that area, पुलिस आई और कंप्लेनेंट्स का ही चालान करके चली गई। इनका मेडिकल करवाया, उनका मेडिकल भी नहीं करवाया। उसके बाद इन लोगों ने ऑफर किया कि सर सीसीटीवी वगैरह देखो, हमारी पेन ड्राइव है, ये है वो है। अच्छा, उन्होंने बोला पेन ड्राइव दे दो, ठीक है पेन ड्राइव दे दी। इनको बोल के स्पेसिफिकली पुलिस वाला इनको बोल के जा रहा है, हाँ हाँ अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने ले ली है, मैंने ये अब सिस्टम पे चढ़ा दूंगा, आपको रखने की जरूरत नहीं है, इतना आप जबरदस्ती स्टोरेज खराब मत करो अपनी। नेक्स्ट थिंग वी नो इज कि जब चार्जशीट आती है वो हमें बताते हैं, कंप्लेनेंट को बताते हैं कि हमने पेन ड्राइव बरामद करी थी, उसमें सीसीटीवी फुटेज थी, मगर वो पेन ड्राइव करप्ट हो गई। ऐसे सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने अपना मेडिकल दूसरी जगह से भी करवाया, क्योंकि पुलिस वालों ने इनका जहां से मेडिकल करवाया उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, एंड इनका ड्रिंकिंग का चालान भी काट दिया जबकि वो ड्रिंक कर नहीं रहे थे। सो दे गॉट देयर मेडिकल डन फ्रॉम अनदर हॉस्पिटल ऑल्सो। वो मेडिकल भी पुलिस वालों को दिया गया मगर उन्होंने फाइल पे नहीं लगाया। सो दिस इज अ काइंड ऑफ केस जहां पे इट इज वारंटेड कि सर मेरे बिल्कुल घर के सामने रहते हैं, इनके 10-12 बंदे हर समय यहीं पे रहते हैं, इनका खुद का यहाँ पे हॉस्पिटल है, पार्षद पति इनके साथ साथ घूमता रहता है, इतनी सारी चीजें हैं। सो आई वॉन्ट this matter to be transferred from this police to another police because this police will not do anything against these guys. तो this is reasonable apprehension का element। ठीक है, आगे कहता है where an application for the exercise of powers conferred by this section is dismissed, अगर आपकी एप्लीकेशन डिसमिस कर दी गई और वो फॉल्स और वेक्सेशियस निकली तो सुप्रीम कोर्ट में पुट अ फाइन ऑफ 1000 रुपीज, सीआरपीसी में था, एंड नाउ दे हैव रिप्लेस्ड इट विद द वर्ड सच सम। ध्यान से देखो, वहां पे चेंज हो गया है, पहले 1000 रुपए था, अब उन्होंने कर दिया सच सम। दिस इज द ओनली चेंज दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड हियर। ये पूरे चैप्टर में फाइन को लेके ही चेंज है बस, और कुछ नहीं। एक छोटा सा चेंज और भी है, आगे जाके असिस्टेंट सेशंस जज को हटा दिया गया है विड्रॉल वगैरह को लेके, बिकॉज असिस्टेंट सेशंस जज की पोस्ट ही खत्म हो गई अब। ठीक है, सो ये दो ही चेंज है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो 446 हैव वी अंडरस्टूड? ये ओपन एंडेड कर दिया क्या? सच सम एज 50,000 भी लगा सकता है। राइट, कुछ भी लगा सकते हैं, बट हम जनरल प्रिंसिपल मान के चलेंगे। जैसे आप लोगों को मैंने बताया है 63 ऑफ आईपीसी अगर आप देखोगे तो वहां पे लिखा गया है कि कितना फाइन लगाया जा सकता है किसी के ऊपर ना। तो फाइन कैन बी एनी अमाउंट बट नॉट एक्सेसिव। इसी तरीके से जब हम 440 444 वगैरह पढ़ते हैं सीआरपीसी का, वहां पे बॉन्ड की बात करता है, क्या बोलता है? बॉन्ड कैन बी एनी सम बट नॉट एक्सेसिव। वही मापदंड यहां पे भी अप्लाई होते हैं, एनी सम बट नॉट एक्सेसिव, and it has to be, the sum has to be specified keeping in mind different factors, कि बंदे की severity of offense,
the gravity, the kind of income he has, the kind of conduct he has, etc etc. उसके बाहर जाने का कितनी संभावना है वगैरह वगैरह, इन सारी चीजों को देखते हुए आप निर्धारित करोगे कि कितनी उसके ऊपर लगनी चाहिए। ठीक है, जैसे हमने देखा जूही चावला के ऊपर फाइन लगाया था 20 लाख रुपए का। जूही चावला केम इन विद अ पिटिशन इन एनजीटी कि सर सो एंड सो कुछ नुकसान हो रहा है एनवायरनमेंट का, एंड दैट petition that she moved, one, she could not show any public interest in that. Second, she did not back it up or give any foundational data or analysis as to कि इस वजह से ये हो रहा है। 5G के टाइम पे जब 5G टावर्स वगैरह लग रहे थे उस टाइम पे उन्होंने कुछ कुछ डाला था। तो ऑन द फेस ऑफ इट दैट जजमेंट बिकेम अ लैंडमार्क जजमेंट कि जी इस तरीके से पिटिशन नहीं बनाई जानी चाहिए, एंड उसके लिए 5 लाख या 20 लाख रुपए का फाइन लगाया गया। तो दैट कैन बी डन विद अ पर्सन लाइक जूही चावला, who's super rich, who's been an actress, who's an ambassador, who has her own business, who owns a cricket team in IPL. तो उनके ऊपर ऐसे लगाया जा सकता है, उनके लिए वो एक्सेसिव नहीं है, बट द सेम कैन नॉट बी डन विद, अब अगर जैसे हमारे हमारे अमित सर हैं, वो भी काफी लिटिगेशन पब्लिक इंटरेस्ट में कर रहे हैं अगेंस्ट पॉल्यूशन एंड ऑल दैट, राइट। कभी खुदा ना खास्ता अगर ऐसा किसी कोर्ट को लगे कि यार वेक्सेशियस है या फ्रिवलेस है, तो उनके ऊपर 20 लाख नहीं लगाया जा सकता। तो वी हम लोग कॉमन मैन है, हमारे ऊपर 25,000 50,000 भी बहुत है। So we have to go by the same parameters that we see in section 63 of IPC and 440 of CRPC, जहां पे बताता है the amount has to be reasonable. It could be any amount, but it has to be reasonable and not excessive. That's it. ठीक है, 446 क्लियर है सबको? आगे बढ़े। Everybody, thumbs up. Can I see you on video? Okay, I have one. And among that one, I am seeking permission to early log out. No problem. बैठे बैठे थैंक यू, कोई बात नहीं सर, कल फोन चलो। करूंगा मैं। चलो, सो 407 पे आ जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं हाई कोर्ट की पावर की। हाई कोर्ट की पावर में मैंने आपको बताया बातें सारी सेम है, बस पीछे हमने एंड ऑफ जस्टिस देखा कि टू मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कैन डू सो एंड सो एंड सो, बट सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट डू सुओ मोटो, हाई कोर्ट कैन डू सुओ मोटो। सुप्रीम कोर्ट कैन ओनली डू एंड्स ऑफ जस्टिस, हाई कोर्ट हैज स्पेसिफाइड ग्राउंड्स कि भाई इम्पार्शियलिटी इंश्योर करने के लिए, पार्टी की कन्वीनियंस देखने के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे ग्राउंड्स दे दिए गए हैं। ठीक है, सो यहाँ पे बात करता है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू ट्रांसफर केसेस एंड अपील्स व्हेनेवर इट इज मेड टू अपीयर टू द हाई कोर्ट that a fair and impartial inquiry or trial cannot be had in any criminal court subordinate thereto। पहली चीज क्या हो गई, फेयर एंड इम्पार्शियल इंक्वायरी नहीं हो सकती, माने सर पार्शियलिटी होगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए कि भाई हमारी पेन ड्राइव ली और उसके बाद बोला इनकी तो पेन ड्राइव करप्ट थी, हमारा मेडिकल लिया, वो मेडिकल फाइल पे नहीं लगाया, हम कंप्लेनेंट है, हमारा ही आके चालान कर दिया, दूसरी पार्टी का मेडिकल भी नहीं करवाया। सो ऑल दीज थिंग्स शो कि सर पार्शियलिटी हो रही है, and on top of it we know that the person is super rich and politically connected, so a reasonable apprehension arises कि सर पार्शियलिटी है, हमारा यहाँ पे जस्टिस तो हमें नहीं मिल पाएगा। तो ये हो गया। दूसरा, सम क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ अनयूजुअल डिफिकल्टी इज लाइकली टू अराइज। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, हम रोज देखते हैं कुछ ना कुछ नया आता है। अभी हमने एआई के ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट एक जजमेंट देखी, ह्यूमन कंटेंट होना चाहिए। हमने अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे एक लैंडमार्क जजमेंट देखी, देयर हैज टू बी डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द कंज्यूमर एंड द सेलर। अगर कंज्यूमर आपको एप्लीकेशन लगानी है, तो अगर ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस उठ रहे हैं जिनको उन्होंने ही एड्रेस करना है, देन एक तरह से ये रेफरेंस वाली बात हो गई, लोअर कोर्ट ने रेफर कर दिया ऊपर। देखा था ना हमने 395 में रेफरेंस, जब डिफिकल्ट क्वेश्चन पब्लिक इंटरेस्ट वाला हो जाता है तो हम ऊपर भेज सकते हैं, सर आप संभालो। देन that an order under this section is required by any provision of the code
or will tend to the general convenience of the parties or witnesses or is expedient for the ends of justice. So हमारे कोड में कोई ऐसा सेक्शन है जो कहता है कि ऐसी सिचुएशन में हाई कोर्ट को खुद देखना चाहिए, जैसे ऑब्वियसली रेफरेंस, या फिर जनरल कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज, कोई बहुत दूर दराज के इलाके में जुरिस्डिक्शन हो गई है, जैसे कई बार होता है ना। अभी मेरे पास एक मैटर आया, व्हाट हैपेंड वाज अ गर्ल शिप्ड हर स्टफ, सम इक्विपमेंट फ्रॉम दिल्ली, उसने वहां से पोर्टर में रखा एंड पोर्टर वाले लेके गए बैंगलोर तक। जब तक वो बैंगलोर पहुंची और उसने वो रिसीव किया, वहां पे जाके खोल के देखा तो वो पूरी अटैची टूटी हुई थी, उसके अंदर से सारा सामान बाहर निकल चुका था, चोरी हो चुका था। अब उसकी जुरिस्डिक्शन हर उस जगह पे बन सकती है जहां से वो ट्रांजिशन हुआ है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शंस इन 170 सेक्शंस 177 टू 189 ऑफ सीआरपीसी। अब ये सोचो कि अगर वो रहती दिल्ली में है, बैंगलोर सिर्फ काम करने गई थी, बीच में 50 तरह की जगहें आई, और वहां पे किसी गांव में अगर जुरिस्डिक्शन हो गई उस चीज की फॉर एक्स वाई जेड रीजंस, तो पार्टी की कन्वीनियंस नहीं होगी। So we have to see functional convenience also, the witnesses की convenience also, evidence की convenience also, ये सारी चीजें देखते हुए ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। Then it may order that any offense be inquired into or tried by a court not qualified under section 177 to 185 but in other respects competent to inquire into or try such offense। तो वो ऑर्डर कर सकते हैं कि जो ऑफेंस है वो इंक्वायरी और ट्रायल उसका कौन करेगी, कोई और कोर्ट जो 177 से 185 में कॉम्पिटेंट नहीं होगी। माने 177 से 185 में वो बोलता है कि जी जहां पे ऑफेंस हुआ वहां पे आप जुरिस्डिक्शन दोगे, जहां से ट्रांजिशन हुआ वहां, या जहां पे कॉन्सिक्वेंस एंस्यू हुआ वहां, वहां पे रूल्स दिए हुए हैं। उन सारी कोर्ट्स के अलावा भी किसी कोर्ट में हाई कोर्ट भेज सकती है कि भाई यहां पे करो, इस जगह पे इसका प्रॉपर ट्रायल हो सकता है, इस जगह पे इम्पार्शियल इंक्वायरी हो सकती है। So the court to which the High Court transfers the case might not be a court with jurisdiction as per the principles given in chapter what? Chapter 13 of CRPC, jurisdiction। उनके पास भी भेज सकती है, बट आगे क्या बोलता है, इन अदर रिस्पेक्ट्स कॉम्पिटेंट। अदर रिस्पेक्ट्स में कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कि भाई 7 साल से ऊपर ये ग्रीवियस वाला अगर है तो सेशंस ही करेगी। आप ये नहीं कर सकते कि सेशंस कोर्ट आप किसी ऐसी कोर्ट को दे दो जो उसको ट्राई ही नहीं कर सकती, या जिसके पास पावर ही नहीं है उसको करने का, या जिसके पास सब्जेक्ट मैटर नहीं है वो करने का। एनडीपीएस का मैटर तो एनडीपीएस को ही दोगे ना, आप एनडीपीएस का मैटर एक जगह से उठा के किसी और जिले की फैमिली कोर्ट को तो नहीं दे सकते। तो इन अदर रिस्पेक्ट का मतलब सब्जेक्ट मैटर कॉम्पिटेंस होनी चाहिए उनके पास। हो सकता है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के हिसाब से वो कॉम्पिटेंट ना हो, पेक्यूनरी के हिसाब से ना हो। जो मैंने आपको पहले भी बताया, पेक्यूनरी एंड टेरिटोरियल जो होते हैं, दे आर नॉट मटीरियल इरेगुलरिटीज। हमने लता देवी वाले केस में देखा था, माया देवी वाले केस में देखा था, दैट टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, दे डोंट गो टू द रूट ऑफ द मैटर। इवन इफ टेरिटोरियल एंड पेक्यूनरी आर मिसिंग, द केस विल नॉट फॉल बैक। मगर सब्जेक्ट मैटर अगर मिसिंग है, सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन अगर नहीं है, कोर्ट कैन नॉट गो हेड, ठीक है, बिकॉज दैट गोज टू द रूट ऑफ द मैटर। सेकेंड, क्या ऑर्डर कर सकती है, हाई कोर्ट कैन ऑर्डर दैट एनी पर्टिकुलर केस और अपील और क्लास और केसेस ऑफ अपील बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ क्रिमिनल सबऑर्डिनेट कोर्ट टू इट्स अथॉरिटी टू एनी अदर सच क्रिमिनल कोर्ट ऑफ इक्वल और सुपीरियर जुरिस्डिक्शन। पर्टिकुलर केस किसी भी कोर्ट से दूसरी कोर्ट के पास भेज सकती है। थर्ड, एनी पर्टिकुलर केस बी कमिटेड फॉर ट्रायल टू अ कोर्ट ऑफ सेशन। एक कोर्ट से मैजिस्ट्रेट से उठाया, कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट कर दिया, दैट एनी पर्टिकुलर केस बी ट्रांसफर ट्राइड बिफोर इटसेल्फ। अपने पास भी मंगवा सकती है ट्रायल के लिए। दैट इज वाई जब हम क्लासेस ऑफ कोर्ट्स देखते हैं जिसमें हम देखते हैं कि कौन सी कोर्ट्स ट्राई कर सकती है ऑफेंस, सेक्शन 6 सीआरपीसी, वहां पे जिक्र आता है हाई कोर्ट का भी। हालांकि हम कहीं पे भी ट्रायल ऑफ कोर्ट्स में नहीं देखते कि भाई हाई कोर्ट का ट्रायल कैसे चलेगा, वहां कहीं नहीं लिखा हुआ। हमारे शेड्यूल में कहीं नहीं लिखा हुआ ट्राइबल बाय हाई कोर्ट, या तो इट इज ट्राइबल बाय जेएमएफसी,
या इट इज ट्राइबल बाय एनी मैजिस्ट्रेट या ट्राइबल बाय सेशंस कोर्ट, इसके अलावा तो कोई कैटेगरी नहीं है। द फोर्थ कैटेगरी बिकॉज ऑफ विच हाई कोर्ट का नाम अपीयर्स इन सेक्शन 6 ऑफ सीआरपीसी is because of this section 407 subsection 1 read with 407 subsection 8, 407 1, 407 8, and along with that if you want to read you can also read 474 of CRPC. You'll get to know that High Court can also be a trial court if it wants, not because of any statutory requirement, not because of any statutory provision. ऐसा कोई provision नहीं है जो वहां पे हाई कोर्ट को भेजता हूं ट्राई करने के लिए, but it can have a trial in its own premises if it wants using these provisions. ठीक है। सेकंड, द हाई कोर्ट मे एक्ट आइदर ऑन, अब देखो हमने पीछे क्या देखा था, ओनली ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अटॉर्नी जनरल और इंटरेस्टेड पार्टी, यहां पे लिखा है ऑन द रिपोर्ट ऑफ द लोअर कोर्ट और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी इंटरेस्टेड और ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव। ओन इनिशिएटिव सुओ मोटो कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के पास सुओ मोटो नहीं दिया हुआ, छोटे मोटे मैटर में सुप्रीम कोर्ट को देते ही नहीं पावर यार, उसमें मत जाओ आप। ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ पार्टी इंटरेस्टेड, पार्टी इंटरेस्टेड का मतलब क्या होता है? पार्टी इंटरेस्टेड का मतलब सिर्फ ये नहीं है जो पार्टी उस डिस्प्यूट में बनी हुई हो पार्टी, इट कुड ऑल्सो बी अ पार्टी हु हैज इनफ लोकस स्टैंडर्ड, जिसके इंटरेस्ट उससे प्रभावित होते हैं, ऐसा कोई भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर कुड बी अ डिस्प्यूट बिटवीन सो एंड सो पर्सन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी एंड सो पर्सन ऑफ अ अदर पॉलिटिकल पार्टी, एंड इफ दिस पर्सन लूजेस, बाकियों को भी क्षति पहुंचेगी, तो बाकी लोगों में से भी कोई ना कोई बंदा कैन कम अप विद अ लोकस स्टैंडर्ड एंड से कि सर ये मैटर आप डील करो, बिकॉज जहां पे इसे डील किया जा रहा है वहां पे पार्शियली ही ट्रायल होगा। तो पार्टी इंटरेस्टेड हैज अ वाइड एम्बिट, it's not restricted to people who have been impleaded in the prosecution or who have been made accused, अगल बगल के भी हो सकते हैं। ठीक है। Then provided that no application shall lie to the high court for transferring a case from one criminal court to another criminal court in the same sessions division unless sessions judge has rejected them. तो अगर आपको सेशंस डिवीजन के अंदर अंदर करवानी है कोई ट्रांसफर, तो उसके लिए आप डायरेक्ट हाई कोर्ट के पास नहीं जा सकते, पहले सेशन से बात करो, सेशंस अपने डिवीजन में देख सकती है क्या करना है, और वो बेहतर देख सकती है क्योंकि वो जिला संभाल रहा है, डिवीजन संभाल रहा है। तो पहले वहां से रिजेक्ट करवाओ फिर ऊपर आना, जैसे हमारा बेल वाला सिस्टम होता है। ठीक है। देन एवरी एप्लीकेशन फॉर एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी मेड बाय अ मोशन, जैसे हमने पीछे देखा, पहले आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी सर मैं आऊं ना आऊं, जब वो मे आई कम इन का जवाब दे देंगे एफर्मेटिव में, तब आप आगे बढ़ सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के साथ। which shall except when the applicant is advocate general be supported by affidavit, प्राइवेट पार्टी को एफिडेविट देना पड़ेगा फॉर द रीजंस दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। जो स्टेट के ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर हमें भरोसा है। हमने एविडेंस एक्ट में सेक्शन पढ़ा है ना 80, ध्यान आता है सेक्शन 80 और सेक्शन 114 की इलस्ट्रेशन ई या एफ पता नहीं, जहां पे ये बोला गया है कि अगर अधिकारी लोग, जिन लोगों को आधिकारिक पद मिला हुआ है, अगर वो कुछ काम कर रहे हैं, पब्लिक सर्वेंट कुछ काम कर रहे हैं, तो माना जाएगा सही तरीके से ही हुआ है, सही प्रोसीजर यूज हुआ है उसके अंदर, प्रिजम्पशन है वहां पे। जिसका मैं एक एग्जांपल देता हूं, हमने एक, सो देयर इज एन अक्यूज्ड जिसको पुलिस ने गलत जुरिस्डिक्शन से उठा लिया और उसको एक मर्डर केस में इम्प्लीकेट कर दिया। हमारा कहना यह है कि जिस दिन कोर्ट पुलिस ने इसको उठाया, और वो कहते हैं कि वो सो रहा था और हमने घाट से उठा लिया इसे, जिस दिन उसे उठाया गया हमने उसी दिन दिन में इस बंदे को दूसरे पुलिस स्टेशन में लॉन्च करवाया था कि ये घर में दंगा कर रहा है। कोर्ट कहती है कागज दिखाओ, हम कैसे मान लें? हमने दिखाया सर देखो हमारी एप्लीकेशन है, और
पुलिस स्टेशन की रिसीविंग है इसके ऊपर। उस चीज को दूसरी पार्टी ने चैलेंज नहीं किया, ना क्रॉस एग्जामिनेशन में ना आर्ग्यूमेंट्स में। इन द फाइनल आर्ग्यूमेंट्स वी कुड यूज दिस प्रोविजन सेक्शन 80 एंड 114, जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कुछ चीजें प्रिज्यूम होती हैं उसकी बात करता है, कि अगर पब्लिक अथॉरिटी ने, ये पब्लिक सर्वेंट्स वगैरह इन इस मशीनरी में अगर कोई बंदा है जिसने कुछ काम किया है, मान के चलेंगे उन्होंने सही तरीके से किया है, सही प्रोसीजर फॉलो करते हुए किया है, तो पीपी सामने से बोलता है सर ये हो सकता है गड़बड़ करके लाए होंगे, हम कैसे मान लें कि पुलिस की ही स्टैंप है या सही स्टेशन की स्टैंप है या जेन्युइन स्टैंप है। तुमने कहा सर जब तक आपने उसको रिबट नहीं किया तब तक देयर इज अ प्रिजम्पशन दैट अराइजेस अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट, माना जाएगा वो जेन्युइन है एंड सही प्रोसीजर फॉलो किया गया है। और पुलिस वालों ने अगर रिसीविंग दी है और बंदे को सलाखों में अपने पास रखा है, उस चीज पे लिखा हुआ है कि हाँ हमारी कस्टडी में है बंदा, तो हम फॉर द टाइम बिंग प्रिज्यूम करके चलेंगे कि ऐसा ही है। ठीक है, तो यहां पे भी उसी तरह का कुछ हो रहा है कि एडवोकेट जनरल अगर आ रहा है या अटॉर्नी जनरल आ रहा है, देन यू डोंट नीड एन एफिडेविट, बिकॉज वो स्टेट के बंदे हैं, उनके ऊपर हमें भरोसा है। When such application is made by an accused person, the High Court may direct him to execute a bond with or without sureties for the payment of any compensation which the High Court may award under subsection 7। ये subsection 7 में वही वाली बात है, सुप्रीम कोर्ट का था ना कि फ्रिवलेस एंड वेक्सेशियस निकला तो आपके ऊपर चार्ज लगाएंगे, पैसा लगाएंगे। वही चीज यहां इन्होंने लिखी है कि अगर आप अक्यूज्ड हो और तब बोलते हो कि ट्रांसफर कर दो सर, अब आप तो चाहोगे ही कि भाई डिले हो जाए, अक्यूज का तो ऐसा इंटरेस्ट होता ही है, तो आपके ऊपर एक अलग बंदिश है, आपको बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, और अगर आप गलत निकले तो आपके ऊपर कॉम्पेंसेशन लगाई जाएगी, और अक्यूज के ऊपर नॉर्मली हैवी लगाई जाएगी, क्योंकि गलत तरीके से ही वांटेड टू एस्केप प्रोसिक्यूशन। फिफ्थ में बोलता है एवरी अक्यूज पर्सन मेकिंग एन एप्लीकेशन शैल गिव टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर नोटिस इन राइटिंग। अगर अक्यूज, देखो ध्यान से देखना, अक्यूज पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे, अगर अक्यूज पर्सन ऐसी एप्लीकेशन बनाता है तो पीपी को एक नोटिस देना पड़ेगा 24 घंटे का, उसके बाद ही ट्रांसफर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, जो भी होगा। सो पीपी को नोटिस देना जरूरी है व्हेन अक्यूज डज, क्योंकि अक्यूज पे हम ज्यादा भरोसा नहीं करते ना, ही इज समबडी जिसके ऊपर एलिगेशंस लगी हैं। ऐसे ही हम बेल के प्रोविजंस में भी देखते हैं, एंटिसिपेटरी एबीए वगैरह में भी देखते हैं, यू हैव टू गिव सर्टेन टाइम टू पीपी। देयर आर अदर प्रोविजंस आल्सो कि भाई प्रेजेंस होनी चाहिए, विक्टिम वगैरह भी आके खड़े होंगे। सो दीज काइंड ऑफ प्रोविजंस, बिकॉज in some cases we cannot have proper faith or believe, we cannot believe the party। Sixth, where the application is for transfer of a case of appeal, case or a case of appeal from any subordinate court, the High Court may, if it is satisfied that it is necessary so to do in the interest of justice, order that pending disposal of the application, the proceedings in the subordinate court shall be stayed on such terms as High Court may think fit to impose। अच्छा, अगर हम कहीं से मैटर मंगवा रहे हैं अपील का, तो हाई कोर्ट जो है वो कह सकता है लोअर कोर्ट को कि भाई अभी अपनी जो आपकी प्रोसीडिंग्स है उनको स्टे कर दो, जब तक हम इस एप्लीकेशन को ट्रांसफर को हम नहीं, बिकॉज हम ट्रांसफर हमारे पास आया ही क्यों है, क्योंकि उन्हें लगता है कि एंड्स ऑफ जस्टिस नहीं होंगे, आप पार्शियल हो, तो तब तक अपनी वो पार्शियल प्रोसीडिंग्स जो हो सकती हैं पार्शियल, उनको आप रोक दो, जब हमारा डिसीजन आएगा उस हिसाब से आगे बढ़ना। आगे बोलता है प्रोवाइडेड दैट सच स्टे शैल नॉट अफेक्ट द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पावर टू रिमांड अंडर 309। इसका मतलब क्या है, ये ध्यान से समझने वाली बात है कि एक लोअर कोर्ट है जो एक मैटर ट्राई कर रही है, वो मैटर ट्राई हो रहा है एंड द पर्सन इज इन कस्टडी। हम जानते हैं कि सेक्शन 309 में रिमांड की बात करी गई है, जब तक मैटर चल रहा है, जब तक विटनेसेस नहीं हो जाते, जनरली कोर्ट कस्टडी में ही रखती है और रिमांड देती रहती है 15 डेज एट अ टाइम। सो इन केस हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आता है कि जी जरा स्टे कर दो, दैट मीन्स द लोअर कोर्ट नाउ डज नॉट हैव द पावर टू कीप ऑन गोइंग विद दैट मैटर। वो एक तरह से फंक्टस ऑफिशियो हो गए कि जी अब तो हम इसके ऊपर छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते, जब हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि हमारी एप्लीकेशन के लिए रुको। तो अगर ऐसा
ऑर्डर आ गया एंड बंदा कस्टडी में है, उसके रिमांड का टाइम आ रहा है 2-4 दिन में, तो क्या ट्रायल कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो भी है वो रिमांड ऑर्डर नहीं कर पाएंगे? बंदा छूट जाएगा कस्टडी से? दैट वोंट बी लॉजिकल, राइट? तो इसलिए उन्होंने बोला है कि हो सकता है कि हम स्टे लगा दें, बट दैट डज नॉट मीन कि 309 में रिमांड की पावर चले जाए हाथ से। रिमांड का गेम वो फिर भी चलाए रख सकते हैं। इट्स एन अर्जेंट मैटर ना। हम नॉर्मली भी कोर्ट में देखते हैं कि किसी दिन पे अगर कोई और काम नहीं हो रहा होता बिकॉज ऑफ एनी विच रीजन, फॉर एग्जाम्पल आज ही इट वॉज द लास्ट जुम्मा, आई थिंक लास्ट फ्राइडे, सो बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारी कोर्ट्स में नो वर्क हो गया, बट दैट डज नॉट मीन कि कोई भी काम नहीं होगा। बेल्स वगैरह जो अर्जेंट एप्लीकेशन है वो तो लगी रही है ना। तो उसी तरीके से ये जो जरूरी काम है वो होता रहेगा, चाहे स्टे लगे ना लगे। ठीक है। देन वेयर एन एप्लीकेशन इज फ्रिवलेस एंड वेक्सेशियस, तो उसके ऊपर कोई भी सम लगाया जा सकता है। ये हम फिर से, यहाँ पे 1000 था पहले, यहाँ पे अब सच सम हो चुका है। इट हैज टू बी रीजनेबल नॉट एक्सेसिव। एंड आठवां, when the high court orders under subsection 1 that a case be transferred from any court for trial before itself, it shall observe in such trial the same procedure which the court would have observed if the case had not been so transferred. अब ये आता है कि भाई कहीं पे भी आपने हाई कोर्ट के ट्रायल प्रोसीजर के बारे में तो बताया ही नहीं। जो हमें प्रोविजंस मिलते हैं सेक्शन 225 में, 225 से लेके आगे 265 तक, वो तो सारे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स एंड सेशंस की बात करते हैं। हाई कोर्ट कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेगा? तो नॉर्मली हाई कोर्ट फॉलो सेशंस कोर्ट का प्रोसीजर, बट हेयर वेयर केस इज विड्रॉन फ्रॉम सम कोर्ट, उस केस में हाई कोर्ट विल फॉलो द प्रोसीजर विच दैट कोर्ट वुड हैव फॉलोड अगर वहां से ट्रांसफर ना हुआ होता। ठीक है। Nothing in this section shall be deemed to affect any order of the government under section 197. अब ये भी ध्यान से सुनने वाली बात है। 197 में गवर्नमेंट के ऑर्डर्स वगैरह जो होते हैं उनको अफेक्ट नहीं करेगा यहाँ पे सेक्शन, जिसका मतलब क्या है, 197 में गवर्नमेंट सैंक्शन देती है पब्लिक सर्वेंट्स को प्रोसिक्यूट करने का। अब हो सकता है कि एक जगह पे केस चालू हुआ, ट्रांसफर एप्लीकेशन लग गई, उन्होंने बोला सर यहां से उठाओ दूसरी कोर्ट में भेज दो। अब दूसरी कोर्ट में भेज दिया तो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उस कोर्ट को तो ट्राई करना पड़ेगा। तो क्या अब ये पार्टी आके ये बोल सकती है कि मेरे भाई हाई कोर्ट से ऑर्डर आया है, हाई कोर्ट ने केस ट्रांसफर किया है, यहां पे क्या सैंक्शन सीख करना, हमें अब सैंक्शन की जरूरत नहीं है। हाई कोर्ट ने जब बोल दिया कि हमने केस को अब अपने पास ले लेना है और उसको ट्राई करना है, वी डोंट नीड टू फॉलो 197, ऐसा नहीं है। 197 स्टिल हैज टू बी फॉलोड। अगर सैंक्शन की नीड है तो सैंक्शन लेके आनी पड़ेगी। दैट इज व्हाट सबसेक्शन 9 वांट्स टू से। गॉट इट? आई होप इट्स क्लियर। ठीक है। कोई क्वेश्चन एज फार एज 407 इज कंसर्न? राघव जी, ये आपने जो बताया ना सेक्शन 407 का 5, 24 आवर्स में उसको हाँ जी। इंटीमेट कर। जनरली तो ऐसा होता है नहीं, वो तो वहीं टिप्पी खड़ा होता है एप्लीकेशन में। जनरली तो क्या होता है सर? जनरली क्या होता है, एप्लीकेशन पीपी और वहां पर जो डिफेंस का एडवोकेट होता है वो दोनों के वहीं हम्म। एक्सचेंज 24 आवर्स। तो वहां पर तो कभी मैंने तो नहीं देखा है कि एडवांस में 24। अगर सर जरूरत पड़ती है, हम नॉर्मली अगर वहां पे प्रोसिक्यूटर खुद ही बोल देगा कि सर आई हैव नो ऑब्जेक्शंस, या वो वहीं पे अपनी बहस कर देगा, तो देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बस वो बोल रहा है कि नो ऑर्डर टू बी मेड ऑन मेरिट्स ऑफ द एप्लीकेशन अनलेस 24 आवर्स हैव elapsed। ऑब्जेक्शन मेरिट्स नहीं पे, होना चाहिए। मेरिट्स पे अगर बातचीत वगैरह होने वाली है, उसको थोड़ा बहुत समय अगर आप चाहते हो, एक दिन का समय मिल जाना चाहिए, दैट्स ओके। जैसे हम नॉर्मली हम जैसे अपना एबीए वगैरह लगाते हैं तो कोर्ट एकदम से नहीं देती ना।
कोर्ट बोलते चलो ठीक है, पीपी साहब को बोल देते हैं, इंस्ट्रक्शंस मंगवा लेते हैं स्टेट से, और ये सुन लेंगे आपको 3-4 दिन में। तो बेसिकली इफ टाइम इज नीडेड दे विल गिव टाइम, एंड नॉर्मली दे डू गिव टाइम. पीपी साहब also has a lot of load. All the time he cannot be ready to be arguing, and especially on merits, जिसमें लंबी चौड़ी कहानी है, सब कुछ सिद्ध करना पड़ेगा ना, रीजनेबल एप्रीहेंशन है, ये है, वो है, इम्पार्शियलिटी, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो टू आर्ग्यू ऑन ऑल दैट ही नीड टाइम, तो दे आर गिविंग टाइम कि भाई देखो ध्यान से सोच समझ के होना चाहिए, दिस पावर इज एक्स्ट्रॉर्डनरी, तो ये स्पेरिंगली भी होनी चाहिए और इसके ऊपर समय भी मिलना चाहिए. नीचे की प्रोसीडिंग स्टे हो जाती है, इट इज एन इंटरफेरेंस विद द लोअर कोर्ट्स इन ट्रायल. तो एनी सच रेमेडी हैज टू बी गिवन सच प्रिकॉशंस. ठीक है. अच्छा, ये जो जब स्टे, जिसमें इसमें लिखा हुआ है कि स्टे हो जाता है, हाई कोर्ट का अगर ऑर्डर आ गया तो वो स्टे कर सकते हैं जब तक एप्लीकेशन के ऊपर ऑर्डर नहीं आ जाता. तो ये जिस दिन एप्लीकेशन डाली गई है उस दिन से स्टे नहीं लगेगा. स्टे उस दिन लगेगा जिस दिन कोर्ट ऑर्डर करेगी. ठीक है. ऑटोमेटिक स्टे कभी नहीं लगता, ये हम बहुत सारे एग्जांपल्स में देख चुके हैं. हम सीपीसी की अपील देखें, ग्रांट करता है स्टे। हाँ, ऑर्डर 41 रूल 5, कोई ऑटोमेटिक स्टे नहीं लगेगा, स्टे ऊपर से मिलेगा तो लगेगा. एग्जीक्यूशन के ऊपर कोई स्टे नहीं लगता जब तक हाई कोर्ट से ऑर्डर नहीं आता. हमें हाई कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा, अपीलेट कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा कि नीचे स्टे कर दिया जाए, नहीं तो स्टे नहीं लगता. राइट. तो वैसे भी वो इच्छुक नहीं होते कि हम स्टे लगाएं. आपको बोलेंगे ठीक है हम रिकॉर्ड मंगवा लेते हैं, एलसीआर मंगवाओ, इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट कर लो, 4-5 दिन में अपनी डेट निपटाओ, एंड नॉर्मल जो डेट चल रही है वो डेट चलती रहेगी नीचे की कोर्ट में. तो ऑटोमेटिक स्टे नहीं होता. स्टे हैपेंस ओनली व्हेन द हाई कोर्ट स्पेसिफिकली ऑर्डर्स. ठीक है. चलो अब आ जाते हैं 408 पे. अब 408 में हमें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें बिल्कुल सेम है. इट सेज power of the sessions judge to transfer cases and appeals whenever it is made to appear to sessions judge that an order under this section is expedient for the ends of justice. जैसे सुप्रीम कोर्ट को दिया था ends of justice, यहाँ पे भी ends of justice दिया है, यहाँ पे भी उन्होंने वाइड कर दिया. तो सेशंस जज को एंड्स ऑफ जस्टिस शब्द प्रदान करने का आइडिया ये है कि नीचे के छोटे मोटे मैटर्स जो हैं वो फटाफट निपट जाएं, वाइड एम्बिट होना चाहिए, एंड फॉर मेनी मेनी रीजंस द सेशंस कोर्ट कैन फैक्टर आउट कि कौन सी केसेस में ट्रांसफर करूं, कौन से केसेस में ट्रांसफर ना करूं, और फटाफट वो सीन कर सके. ज्यादा इंपेडिमेंट्स नहीं होने चाहिए. एंड सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास बंदा आएगा ही तब जब कुछ बहुत बड़ी बात होगी, एक स्टेट से दूसरी में डालना होगा, तो उनको भी एंड्स ऑफ जस्टिस दे दिया कि भाई वाइड एम्बिट दे दो, सो दे कैन कंसिडर ऑल काइंड्स ऑफ मैटर्स. मगर हाई कोर्ट को जबरदस्ती आप बर्डन नहीं कर सकते, हाई कोर्ट के स्पेसिफिक रूल्स वगैरह हैं. ऑल दो 482 का रास्ता हमारे पास है, 228, 226 वगैरह है, उसमें हम सारा वी कैन बाईपास ऑल दीज प्रोविजंस. देन इट सेज द सेशंस जज may order that particular case be transferred from one criminal court to another criminal court in his criminal division, in his sessions division. उसके सेशंस डिवीजन के अंदर अंदर की बात हो रही है, उसके बाहर नहीं जाएगा. और असिस्टेंट सेशंस जज की पद यहां से हटा दिया गया है. सो सेशंस जो है वो अपने डिवीजन के अंदर अंदर ही ट्रांसफर कर सकता है. ये मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, और सेशन डिवीजन क्या होते हैं वो भी बता दिया था. राइट. नाउ एक चीज में कुछ और बोलने वाला था, भूल गया, चलो बाद में याद आ जाएगी. The session judge may act either on the report of the lower court or on the application of the party interested or on own initiative. जैसे हाई कोर्ट की पावर्स हैं वैसी पावर्स यहाँ पे हैं. Then it says प्रोविजंस ऑफ 3, 4, 5, 6, 7 जो हमें 447 में देखा, माने जो हमने 407 में देखा, वही सेम चीज सेशंस के केस में भी अप्लाई करेगी. मतलब हाई कोर्ट के जो प्रोविजन थे
कि किस तरीके से आप वेक्सेशियस पे लगा सकते हो, किस तरह से अपने खुद के पास मंगवा सकते हो, किस तरह से नीचे की कोर्ट पे स्टे लगा सकते हो। यही सारी चीजें जो वहां अप्लाई करती थी, जिस तरह के ऑर्डर्स वो दे सकते थे, उस तरह के ही ऑर्डर सेशन दे सकती है। दी ओनली वन चेंज दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इज दैट पहले इनके पास 250 रुपए की जुरिस्डिक्शन थी, आज की डेट में इनके पास 10,000 की जुरिस्डिक्शन है। पहले वेक्सेशियस एंड फ्रिवलेस के लिए दे कुड डू ओनली 250 रुपीज, नाउ दे कैन डू 10,000 रुपीज। ये बढ़ा दिया गया है, ठीक है। देन वी हैव विड्रॉल ऑफ केसेस एंड अपील्स बाय सेशंस जजेस। वहां पे हमने देखा ट्रांसफर, पिछले वाले में हमने देखा पावर टू ट्रांसफर केसेस एंड अपील्स, एंड नाउ वी आर सेइंग विड्रॉल। ठीक है, अब यहाँ पे ये विड्रॉ कर रहे हैं अपने छोटे जजेस से। यहाँ पे पहले असिस्टेंट सेशन जज भी था एंड सीजेएम भी था, मगर अब असिस्टेंट सेशन जज हटा दिया गया। अगर आप ध्यान से 449 में देखोगे, यू विल फाइंड ओनली चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 449 के 1 में। दूसरी ध्यान से देखने वाली चीज क्या है कि 449 के सेकंड पॉइंट में लिखा है दैट एट एनी टाइम बिफोर द ट्रायल ऑफ द केस और द हियरिंग ऑफ द अपील हैज कमेंस बिफोर एडिशनल सेशंस जज। एडिशनल, ये बहुत ध्यान से सुनने वाली चीज है, प्रोसीजरल चीज है। जब हम एडिशनल सेशंस जज की बात करेंगे, वहां पे हम सिर्फ ट्रायल शुरू होने से पहले पहले एज अ सेशंस जज सिर्फ ट्रायल शुरू होने से पहले पहले ही केस को विड्रॉ कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। एडिशनल सेशंस जज के बिल्कुल साथ का आदमी होता है, उनको हम सबॉर्डिनेट मान के नहीं चलते। तो बाकी सारे केसेस में एट एनी स्टेज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशंस जज डूइंग इट फ्रॉम सीजेएम और मैजिस्ट्रेट्स, इट कैन बी डन एट एनी स्टेज, बट एडिशनल सेशंस जज के केस में बिफोर द ट्रायल कमेंसेस, विच मीन्स चार्जेस फ्रेम हो जाने से पहले पहले, प्री चार्जेस स्टेज। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। And then it says, where session judge withdraws or recalls case appeals under subsection 1 or 2, he may either try the case in his own court or hear the appeal himself or make it over to other courts। जैसे भी उसको करना हो वो सब कर सकता है, खुद भी सुन सकता है, दूसरों को भेज सकता है, विड्रॉ विड्रॉ सब कुछ कर सकता है। ठीक है, अच्छा कभी कभी क्रॉस केस हो जाता है, कभी कभी क्या बहुत बार हम देखते हैं एफआईआर होती है तो अगली पार्टी दूसरी भी एफआईआर कर देती है। आजकल तो सबके पास कोई ना कोई वकील दोस्त तो होता ही है, और वकील को जैसे ही पूछा जाएगा कि क्या करूं, दंगा हो गया, पंगा हो गया, वो बोलेगा पहली पहली एफआईआर तू कर, उससे पहले कर देगा तो तेरे को फायदा मिलेगा, और अगर किसी ने कर दी है तो तू क्रॉस कर दे, उसी टाइम एक एफआईआर तू भी लिखवा दे। तो जब क्रॉस हो जाती है, हो सकता है कि एक ने क्रॉस कहीं और करी हो, एक ने कहीं और करी हो। देयर इज अ क्लियर रूलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट दैट जब भी क्रॉस केस, क्रॉस सूट वगैरह, सॉरी क्रॉस केस या क्रॉस प्रोसिक्यूशन होती है, उस केस में काउंटर केस होता है, उस केस में द सूट हैज टू, सॉरी द प्रोसिक्यूशन हैज टू बी डन, द केस हैज टू बी हर्ड एडजुडिकेटेड बाय द सेम कोर्ट, एंड जजमेंट शुड आल्सो बी वन। सेम इंसिडेंट के ऊपर अलग अलग कोर्ट ट्रायल नहीं करेगी और अलग अलग कोर्ट के अलग अलग जजमेंट्स नहीं आएंगे, सेम कोर्ट के पास आना है। तो उस केसेस में भी कभी कभी ट्रांसफर की पावर जैसे यहां दे रखी है उसको उन्हें यूज करना पड़ता है, कि भाई ये यहां से उठाया और यहां पे रख दिया, हम एप्लीकेशन लगाएंगे सेशन जज के पास, सर सेम मैटर है, इन्होंने यहाँ की जगह वहां लगा दिया है, सो इट इज बेटर कि ये मैटर भी यहाँ पे चले, एक जगह पे लगा दो और एक साथ चलाओ उन्हें। ठीक है, अच्छा अगर ऐसा हुआ कि एफआईआर हुई, और जो एफआईआर हुई वो एक ट्राइबल बाय सेशंस केस हुआ, तो मैजिस्ट्रेट हैज टू कमिट इट टू द सेशंस। जो उसके खिलाफ क्रॉस हुआ वो ट्राइबल बाय सेशंस का नहीं बना, वो ट्राइबल बाय मैजिस्ट्रेट बना। अब उस केस में क्या होगा,
अलग अलग चलाएं या एक जगह पे भेजें, और भेजें तो किसको भेजें, ऊपर वाली कोर्ट नीचे भेजें या नीचे वाली कोर्ट ऊपर भेजें? ऊपर वाली कोर्ट में जाएगी। हाँ, दोनों ऊपर वाली कोर्ट में चले जाएंगे। ठीक है, वील सी कि कौन ज्यादा कॉम्पिटेंट है, हायर कोर्ट कौन सी है, वो दोनों मुकदमे संभाल सकती है, तो वो दोनों वहीं पहुंच जाएंगे। एंड सेम इंसिडेंट से निकले हैं तो सेम जगह पे ट्राई होनी जरूरी है, एक जजमेंट आएगी, अलग अलग जजमेंट्स नहीं निकालनी। ठीक है, सो दिस वाज 409 ऑल्सो। नाउ वी सी 410। अगेन दिस इज नथिंग, बहुत वही है, पुरानी बातें हैं। एनी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सीजेएम, may withdraw any case or recall any case which he has made over to any magistrate subordinate to him। मैंने आपको बताया ना 191 92 वगैरह में हमने देखा, सीजेएम चलान के केस इधर उधर भेज देता है, दैट्स देयर बिजनेस, दैट्स व्हाट दे हैव टू डू, अकॉर्डिंग दे हैव टू सेट द रोस्टर। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जो आपने मेक ओवर किए थे वो आप वापस मंगवा सकते हो, एंड मे इंक्वायर इनटू और ट्राई सच केस हिमसेल्फ और रेफर इट फॉर इंक्वायरी और ट्रायल टू एनी अदर मैजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट टू इंक्वायर इनटू और ट्राई द सेम। किसी और के पास भेज सकता है उसे। And any judicial magistrate may recall any case made over by him under subsection 2 of 212, which means subsection 2 of 192। वहां पे भी हमने देखा था कुछ केसेस इधर से उधर ट्रांसफर हो सकते हैं, तो वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी उसे वापस बुला सकता है। देन वी टॉक अबाउट 451, जो 411 था पहले। द सेम थिंग दैट हैपेंड इन द लास्ट सेक्शन, जो सीजेएम ने करी वो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स कर सकते हैं। एनी डीएम और एसडीएम में मेक ओवर और विड्रॉ, बस ये दोनों की बात करी गई है। जो सबॉर्डिनेट मैजिस्ट्रेट्स हैं उनको मेक ओवर भी कर सकते हैं एंड उनसे रिकॉल भी कर सकते हैं, ये दोनों चीजें ये लोग भी कर सकते हैं। एंड 452 452 विच वाज 412 अर्लियर, कहता है रीजंस टू बी रिकॉर्डेड। ध्यान रखने वाली बात है, ओनली सेशंस जज एंड मैजिस्ट्रेट्स हैव टू रिकॉर्ड रीजंस, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। एंड हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वैसे द प्रैक्टिस एनकरेज्ड इज कि उनको भी रीजंस रिकॉर्ड करने चाहिए, बिकॉज हमने देखा है द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस दैट इज डन शुड बी सीन टू बी डन, ये फॉलो करती है सुप्रीम कोर्ट, तो उनको भी रिकॉर्ड करने चाहिए। मगर अगर वो ना करें तो देर इज नो इरेग्युलरिटी। छोटी कोर्ट्स अगर ना करें देन इट्स गोइंग टू बी एन इरेग्युलरिटी, इट कुड बी अ प्रॉब्लम। तो सेशंस और मैजिस्ट्रेट मेकिंग एन ऑर्डर अंडर 448 449 450 451 शैल रिकॉर्ड रीजंस फॉर मेकिंग इट। ये हमारा था ट्रांसफर का चैप्टर। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, कुछ बच गया हो बीच में से, कोई गलती हुई हो, तो मेरे को आप बता सकते हैं। एनीथिंग?